घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे दिल्ली के चुनाव परिणाम पे। दिल्ली के चुनाव परिणाम को आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। 70 में से 67 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव जीत चुके हैं। 3 बीजेपी के खाते में, कांग्रेस 0। दिल्ली के मतदाताओं का फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन कई सवाल भी है इस फैसले में। सबसे पहला सवाल कि आखिर दिल्ली के मतदाताओं ने जो मैसिव मैंडेट, प्रचंड बहुमत जो आम आदमी पार्टी को दिया है, वो किस लिए दिया है, क्यों दिया है, क्या चाहते हैं वो। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता से डॉक्टर आशा वंजे। पीपल हैव वोटेड, प्रचंड बहुमत है, क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्यों वोट किया आपको लगता है आपके लिए? देखिए, इस तरह का कोई भी नतीजा जब आता है तो उसका कोई एक सिंपल रीज़न नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों ने मिलके इस जगह पे पार्टी को खड़ा किया है। जो प्रचंड बहुमत है, लोगों ने जो दिया, दिल्ली के मतदाताओं ने जो फैसला है, क्यों दिया है ये? मतलब आप मेरे से अगर रीजंस जानना चाह रहे हैं तो वो बहुत सारे हैं जी। उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जो विकास का एक सपना लोगों को दिखाया गया था जी, उसमें 8 महीने में उनको धरातल पे कुछ नज़र नहीं आया जी। और इस कारण लोग थोड़ा सा ऊब गए थे। सो नेगेटिव वोटिंग है आपके लिए? ये नेगेटिव वोटिंग है जिसका फायदा आपको मिला है? नेगेटिव वोटिंग भी है, अकेला वो नहीं है। नंबर 2, वो जो 49 डेज के कार्यकाल था जिसमें कि सब जगह उस समय ये प्रचार हो गया था कि ये तो छोड़ के भाग गए, भगौड़ा हैं जी, और ये डिलीवर नहीं कर सकते थे इसलिए भाग गए। सही मायने में सड़क पे जो आदमी है उससे जब आप बात करते हो तो वहाँ वो कहता है कि नहीं, वो 49 दिन में जो काम आपने कर दिया, उस व्यक्ति को ये 2G स्कैम 3G स्कैम में हुए घोटाले से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना उसे अपनी डे टू डे लाइफ में जो करप्शन है उससे फ़र्क पड़ता है। और उस करप्शन से जब निजात उसे मिली थी वो आज भी उसे याद करता है। एक बहुत बड़ा उसका भी रोल है हमारे इस ऐतिहासिक फैसले में। ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी के लिए भी ये चेतावनी है। 8 महीने पहले जिस तरह से बीजेपी को लोगों ने कंधों पे बिठाया था, आज उन्हीं को उतार के नीचे भी फेंक दिया है। तो अगर हम अपने किए हुए वादे पूरे नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, तो 8 महीने बाद हमारी भी ऐसी हालत हो जाएगी। लोग आजकल चाहते हैं कि आप डिलीवर करो, काम करो। और हमारा तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से भी यही कहना है कि जिस तरह दिल्ली इलेक्शन को जीतने के लिए सारे देश से लोगों ने मिलके आम आदमी पार्टी को इस जगह पहुंचाया है, उसी तरह अब अपने किए हुए वादों को पूरा करने के लिए भी हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जी। आनंद जी, क्या कारण है आपको लगता है कि पब्लिक, दिल्ली के मतदाताओं ने इस तरह का मैंडेट आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिया है? ये जो प्रचंड बहुमत दिया है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं, क्यों दिया है? जी बिल्कुल दिलीप जी, पहले तो मैं डॉक्टर साहब की सच्चाई पर उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि उनको भी काम करके देना पड़ेगा। अगर काम नहीं करके देंगे तो वही हश्न होगा जो बीजेपी का हुआ। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि जो 49 दिन की केजरीवाल जी की सरकार रही, वो लोकायुक्त के मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा दिया। तो आज उनको प्रचंड बहुमत मिला है। तो ये पूरे दिल्ली प्रदेश की जनता, साथ ही साथ पूरा देश भी जानने को उत्सुक है कि केजरीवाल जी शपथ लेने के बाद अपने काम को वहीं से ही शुरू करेंगे जहां पर उन्होंने 49 दिन में छोड़ा था। क्या लोकायुक्त उनकी प्राथमिकता पर होगा? 100 दिन की उनकी प्राथमिकता में लोकायुक्त होगा या नहीं, इस पर होगा। दूसरा, जो उन्होंने 49 दिनों की बात कही कि 49 दिनों में उन्होंने जो काम किया उसके आधार पर ये बहुमत मिला है, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि 49 दिन की सरकार के बाद लोकसभा चुनाव थे और लोकसभा चुनाव में इनको करारी शिकस्त खानी पड़ी। इस चुनाव में इनकी जीत के कई कारण रहे
जिसमें कांग्रेस और कारण भाजपा कहीं हो दोनों सकता है। ही- मेरा जो सवाल है, जनता का जो समर्थन इन्हें मिला वो क्यों मिला, जनमानस का जो समर्थन मिला वो क्यों मिला? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जी। भाजपा और कांग्रेस चूंकि जी। दोनों ही एक ही राह पे आ गई थी। हालांकि कांग्रेस इस चुनाव में लोग और खुद हम लोग भी बहुत ज्यादा उम्मीद इस चुनाव से अपनी पार्टी के लिए अब नहीं लगा करके बैठे थे। हमको इतना जरूर था कि हमारा संख्या बल बेहतर होगा, जी। और कहीं ना कहीं हम ये भी समझ रहे थे कि हमारा संख्या बल बेहतर होगा जी। तो दिल्ली में फिर से एक बार त्रिशंकु विधानसभा की तरफ अग्रसर होगा। तो कई तरह की शंकाएं खुद हमारे दिल में थी। जब हमारे दिल में थी तो मैं समझता हूं कि मतदाता के दिल में भी होगा, और मतदाता ने स्पष्ट जनादेश यहां पर दिया है। तो यहां पर दिल्ली की जनता की जीत हुई है, और दिल्ली की जनता को तो जीत हुई है जो लेकिन चलिए आप सुनील चोपड़ा जी, जो प्रचंड जनमत आज आम आदमी पार्टी को मिला, ये इस समर्थन के पीछे क्या कारण है, क्या सोच है जनता की, क्या समझ आपको दिखता है? पहली समझ जो आम जनता में है, क्योंकि मैंने कम से कम 3, 4, 500 लोगों से बात की थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, वो ये जो 49 दिनों के काम थे, पुलिस वालों ने हफ्ता लेना बंद कर दिया था। जिस तरह से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिले, जिस तरह बिना रिश्वत के, जिस तरह से लोगों को बिना रिश्वत के गैस कनेक्शंस मिले, जिस तरह से बिना किसी प्रॉब्लम के बिजली के बिल घटाए गए थे, जिस तरह से पानी मिला, लोगों ने उस पे वोट दिए। उन्होंने कहा अगर ये 49 दिन में ये कर सकते हैं तो 5 साल दो तो बहुत ज्यादा होगा। दूसरी चीज, ये तो एक आम जनता की बात है। जो दिल्ली का कुलीन वर्ग है उसने भी वोट दी है, और जैसे डॉक्टर साहब ने हमें पहले बताया था कि बिना रिश्वत दिए हमें उद्योग चलाना पड़ता है और कितना टाइम जाया होता है, तो वो लोगों ने दिया जिन्हों को मालूम था कि अगर पुलिस हफ्ता लेना बंद कर देगी तो बड़े बड़े दफ्तरों में भी हफ्ता लेना या रिश्वत लेना बंद होगा। इसी करके इट वाज अ क्रॉस द बोर्ड इलेक्शन, और मेरी उम्मीद से, और मेरा ख्याल है कई लोगों की उम्मीद से बेहतर उनको वोट दिया गया है, क्योंकि उम्मीदें बहुत तीव्र थी। तीसरी चीज, सॉरी, एक और चीज थी कि गवर्नर रूल के बावजूद बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये समय इस्तेमाल किया जा सकता था केंद्र की सरकार को इज्जत देने के लिए, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जी, शिवाजी सरकार जी, आप सहमत हैं? आनंद जी जो बात कहे, डॉक्टर साहब जो बात कह रहे थे, सुनील चोपड़ा जी जो बात कह रहे थे, कई बात सही है जी। खासकर आपके हिसाब से जनसमर्थन, इस अपार और प्रचंड जनमत के पीछे के राज क्या है? इसमें कई कारण है, पर एक कारण जो सुनील जी ने बताया कि लोएस्ट लेवल पे जो करप्शन था, पुलिस का हफ्ता लेना, वेंडर से पैसा न लेना, ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से मिलना, रिक्शे टांगे वालों को परेशान न करने का, ये जो पुलिस का पर जो एक कंट्रोल उन्होंने 49 दिनों में दिखाया था जी, वो आगे क्या कर पाते नहीं कर पाते वो अलग सवाल है, पर उस वक्त उसका जो इम्पैक्ट था लोगों पर, वो इम्पैक्ट अभी भी उस क्लास में बहुत जबरदस्त दिखता है। दूसरा जो कारण था, एक जो हम पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, कि लोगों को लगा कि हमारी जो आशाएं थी, आकांक्षाएं थी 8 महीने में कि चीज़ों के दाम घटेंगे, पेट्रोल के दाम घटने के बाद बाकी चीज़ों के दाम घटेंगे, बसों के दाम घटेंगे, ट्रेनों के किराया घटेंगे, मेट्रो का किराया घटेगा, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है, सब्जी भाजी हर चीज़ के दाम घटेंगे। इत्तेफाक से लोगों को इतने बहुमत से एनडीए सरकार बनने के बाद भी उनकी वो आशाएं पूरी नहीं हुई। और दिल्ली में जो है, आप देखिए दिल्ली में जो लोग रहने वाले हैं उसमें एक बहुत छोटा तबका है जिसके पास अथाह पैसा है। बाकी दिल्ली जो है मजदूरों का शहर है, एक वर्कर्स का शहर है, और उनको हर छोटी छोटी जो बढ़त होती है किसी भी चीज की, जो दामों बढ़ते हैं उनको बहुत चुभता है, चाहे दूध का दाम हो, चाहे किराया हो, चाहे कुछ हो। तो ये सारी चीजें जो है, और यही नहीं, टोल जो है, टोल को लेके गुड़गांव का जो हटा, पर टोल जो है
दिल्ली के जनमानस में अभी भी इसलिए बसा हुआ है कि उसको यहाँ से अगर आगरा जाना होता है टोल देना होता है, यहाँ से मेरठ जाना होता है टोल देना होता है, या यहाँ से मुरादाबाद जाना होता है टोल देना होता है। तो ये जो टोल क्यों ले रहे हैं लोग? आम तौर पे जब इलेक्शन के दौरान आप घूमते हैं, लोग पूछते हैं, हम 2 रुपए हर लीटर पर हम सेस देते हैं, जो आज करीब 1 लाख करोड़ का एक पूरा फंड बन चुका है, तो उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है? और क्या हम सिर्फ बड़े कंपनियों को, और उन्होंने बड़े कंपनियों ने कई लोग, बड़े मुझे आश्चर्य होता है जब हम कभी जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि बड़े कंपनियों ने आपका क्या किया, तो वो बताते हैं कि बड़े कंपनियां जो हैं, जो साबुन तेल वगैरह सारी चीजें बनाती हैं जी, उनका मुनाफा पिछले 5 सालों में 500% से ज्यादा हो गया। और जब मैंने देखा कि वाकई उनका कहना सही है, तो ये सारी चीजें जो हैं जनमानस में काम करता है, और उनको लगता है कि हमने सोचा था कि एनडीए सरकार ये करेगी, इसने नहीं किया। शायद ये दूसरी सरकार जो है जो बनेगी, हालांकि उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में उनको शायद बहुत कम अंदाजा है कि वो क्या कर सकती है, नहीं कर सकती, तो अलग चीज है। उन्होंने कहा कि शायद ये कर ले। दूसरा चीज है कि जो नेगेटिव वोटिंग पैटर्न इसमें अगर आप देखें, जो बीजेपी के, हो सकता है बीजेपी का कार्यकर्ता खुद बीजेपी को वोट डाला, पर उसके परिवार के लोगों ने आपको वोट डाला जी। ये उनके परिवार, कुल मिलाकर के जो प्रचंड बहुमत है और जो परसेंटेज ऑफ वोट है 54 से ज्यादा प्रतिशत वोट है, और जो सीट है वो 67 सीट है, ऐतिहासिक जीत है। और इस जीत के पीछे जो ताकत है वो है जनता, जो मतदाता है उनकी ताकत है, उनका मत है, उनका मतदान प्रतिशत है, उनका बड़ी संख्या में आके। तो ये धर्मानी जी, क्या आप जो बातें कही गई उससे सहमत है या आप उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, रिपीट नहीं करते हुए? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो इस बार का ये जो चुनाव है, इसमें मोटे तौर पर अगर मैं ये कहूं कि मैंने 2-3 चुनाव ऐसे देखे हैं जहां पर सत्ता दल के खिलाफ उसके एंटी जितने भी फोर्सेस हैं वो इकट्ठा होकर लड़ी हैं। अगर मुझे इसके नज़दीक का कोई सबसे ज़्यादा चुनाव याद है तो चौधरी देवीलाल का नया युद्ध था, जो उन्होंने सब फोर्सेस को, एंटी कांग्रेस की सब फोर्सेस को इकट्ठा करके 1 साल आंदोलन चलाया था, जैसे अब चला था, और उसके बाद वो 85 आउट ऑफ 90 सीटें जीते थे। वो अलायंस बीजेपी, सीपीएम, ये मतलब लेफ्टिस्ट सब इकट्ठे थे। और उससे पहले 1977 में आपको मालूम है जनता पार्टी बनी थी, और लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट सब इकट्ठे होकर, बट ये मैसिव मैंडेट नहीं था वहां पर, मैसिव नहीं था, लेकिन मेरा ये कहना है कि पहली बार था कि वो कांग्रेस को हराने, लोगों को लगा कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। इस बार परिवर्तन सिर्फ ये है कि बीजेपी का जो एक ग्राफ चढ़ता जा रहा था, और अभी तक ऐसा लग रहा था कि मोदी का जो इंपैक्ट है वो ऐसा है कि उसके सामने कोई नेता खड़ा नहीं होगा, उसको रोकने में ये वाला चुनाव सफल रहा। तो आप ये कहते हैं कि इट्स एंटी मोदी फोर्सेस जो इकट्ठा होके, यस, मैं ये कहता आप ये इस पब्लिक मैंडेट को, जो ये प्रचंड बहुमत है, आप कहते हैं इसके मोदी विरोधियों को इकट्ठा करके मोदी के खिलाफ खड़ा किया गया। देखिए कि चाहे वो नीतीश हो, आप इसको ये नहीं मानते हैं कि जो डिप्राइव्ड हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं दिल्ली के, जिनको हर दिन जीना मरना पड़ता है, वो अपने जीवन से मैं वहीं आ रहा हूं। मेरा ये कहना है, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, जो आप एक चीज कभी भी किसी इतनी बड़ी जीत के लिए जिम्मेवार नहीं होती। दूसरा फैक्टर बीजेपी के अंदरूनी जो कलह है वो रही, और आपका जो चुनाव था, पर्टिकुलरली अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार बीजेपी ने कॉर्नर करने की कोशिश की, बीजेपी लीडरशिप ने या रणनीतिकारों ने कोशिश की, उसको बेचारा बना दिया, और देश की जनता बेचारे का साथ देती है। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में मोदी को बेचारा बना दिया था, सबने घेरने का प्रयास किया, उसकी छोटी छोटी बातों को हिट करते थे। इस बार इन्होंने अपनी अचीवमेंट को छोड़कर अरविंद केजरीवाल पर हिट किया, और अरविंद केजरीवाल बेचारा बने, जिसके कारण लोगों की सिंपैथी उधर गई। लेकिन अगर आप देखें वोट परसेंटेज, क्योंकि आपने कोट किया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरा एनालाइज करेंगे तो बीजेपी जो 2013 में वोट परसेंटेज लिया था, लगभग वहीं पर खड़ी है। नहीं, लेकिन जो 2014 में मिला था उससे काफी कम वो तो वो मैंने कहा ना, बेचारा बन गया था।
और वो लोकसभा का मामला था। इनकी पार्टी के नेता खुद कहते थे कि ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे केजरीवाल, ये तो खुद कहते थे जी। और जो एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह के जो डॉक्टर आसवन जी ने कहा कि वादे भी हैं और साथ ही साथ जो 49 दिन उन्होंने कहा कि जो काम किया, एक और चीज जोड़ना चाहूंगा जी, जो काम किया जी, कांग्रेस बहुत, क्योंकि राष्ट्रीय दल है जी, किसी भी पार्टी का एकदम 15% से ज्यादा का लॉस होना वो बहुत बड़ी बात जी। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, कमर्शियल ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। और जो अगला सवाल है मेरा कि क्या जो जिन उम्मीदों के साथ दिल्ली के मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत दिया अरविंद केजरीवाल को, क्या उन वादों पे अरविंद केजरीवाल अब क्या वो जो प्रॉमिस किया उसको डिलीवर कर पाएंगे, जो वादे किए उसको पूरे करेंगे? ये इस ब्रेक के बाद इस सवाल को आगे रखेंगे। एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव परिणाम के क्या क्या सियासी मायने हैं और इसका क्या असर होने वाला है। पहला सवाल हमारा था कि आखिर इस अपार जन समर्थन के पीछे की सोच क्या है। लगभग ये लोग मानते हैं कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी उनको वो काम करके देगी जो वो वादे कर रहे हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल के वादों को देखें और 5 साल को देखें, दिल्ली के बजट को देखें, साधन को देखें, तो लगता है कि आखिर ये वादे क्या पूरे किया जा सकते हैं। डॉक्टर आसवन जी, जितने वादे हैं, आप जानते हैं उन वादों को, मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपने क्या क्या वादे किए। आपने 5 साल के लिए वादे किए हैं, 5 साल केजरीवाल और ये डिलीवरी का। आपको लगता है कि ये जो मैंडेट आपको मिल गया है उसके समर्थन में अब डिलीवरी का जब समय आया है तो आप इसको पूरा कर पाएंगे? दिलीप जी, मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं आपको ऐसे कह दूं कि ये कल ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं, मैं तो 5 साल की बात कर रहा हूं, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं। ये चैलेंज है हमारे लिए जी, पर एक जो एडवांटेज है हमें जी, वो एडवांटेज ये है कि हम पॉलिटिशियंस नहीं हैं। मैंने कभी पॉलिटिक्स करी नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग इस पार्टी में हैं जी। हम किसी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं आए हैं जी। तो उससे हमें एक एडवांटेज मिलता है। वो एडवांटेज ये होता है कि ना तो हमारी कोई लेफ्ट आइडियोलॉजी है ना कोई राइट आइडियोलॉजी है। हम प्रॉब्लम को देख के, समझ के, साइंटिफिकली उसका सोल्यूशन अपनी बेस्ट पॉसिबल समझ से निकालने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ मुख्य रूप से आपको नहीं, मैं एक सेकंड रुकिए आप। 5 साल केजरीवाल, ये आपके वेबसाइट पे आप देख पा रहे हैं, 5 साल केजरीवाल फिर से रिश्वतखोरी बंद करेंगे, 5 साल केजरीवाल फिर से पानी मुफ्त करेंगे, 5 साल केजरीवाल फिर से महंगाई कम करेंगे, 5 साल केजरीवाल बिजली कंपनियों की लूट बंद करेंगे, 5 साल केजरीवाल पूरे दिल्ली में फ्री वाईफाई देंगे, दिल्ली बिजली की कीमत को आधी करेंगे, बिल को आधी करेंगे। 70 आपने बात कही है, ये वो कुछ चीजें हैं। मैं 500 स्कूल, 900 स्वास्थ्य केंद्र, 2 लाख शौचालय, 20 कॉलेज, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं बड़ा कुछ बुनियादी चीजें जो आप लगातार आपके होर्डिंग्स में हैं। मैं इनसे एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं जी। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट जानता है कि कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले उसका कितना दायरा है, उसके रिसोर्सेज क्या है, उसके अनुसार वो प्रोजेक्ट में हाथ डालता है जी। तो क्या आपके जो दल द्वारा मैनिफेस्टो घोषित किया गया है, 5 साल के आपके रिसोर्सेज जो ये प्रचंड बहुमत है, इसके उम्मीदों पे आप खरे उतर पाएंगे, ये सवाल है। क्या उसको देखते हुए आपने किया है? मैं सिर्फ और अगर एक मिनट और दूसरी बात, ये जो कुछ भी आपने किया है, क्या कल को आप, मैं ये बार बार इसलिए पूछता हूं,
कल को कहीं आप ये तो नहीं कहने वाले हैं कि केंद्र सरकार हमें समर्थन नहीं दे रही है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल धर्माणी जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं इसमें दिलीप सिर्फ जी, एक मैं चीज इसको जोड़ना- बिल्कुल इत्तेफाक एक रखता छोटा हूं सा जो चीज जोड़ना डॉक्टर चाहता हूं। साहब कह रहे हैं कि हम लोग राजनीतिज्ञ नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। आज इतने प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी अगर ये फिर भी इस तरह की बात कह करके एक प्रकार से सिंपैथी लेना चाह रहे हैं कि हमको अनुभव नहीं है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि ये सबसे बड़े राजनीतिज्ञ हैं। 2013 में जब ये सत्ता में आए थे तो मंत्री पद लेने के लिए जिस तरीके से इनमें जूतम पैजार हुई, इनके विनोद कुमार बिन्नी जी जो बाद में इनसे नाराज हो गए, या साजिया इल्मी जी जिनको मन माफिक जगहों पे लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, इनके योगेंद्र यादव जी, इनका हसन जानबूझ करके केजरीवाल जी ने हरियाणा में क्या किया, तो तमाम ये उदाहरण है जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये लोग राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति को ध्यान में रख करके ही इन्होंने देश में एक आंदोलन खड़ा किया अन्ना हजारे जी के माध्यम से, ताकि ये राजनीति के परिदृश्य में आ सकें। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और मेरा मानना है कि आज प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब इनको किसी भी तरीके की सहानुभूति बनाने के बजाय या सहानुभूति लेने के बजाय अब इनको डिलीवरी करनी चाहिए, इनको विकास के मुद्दे पर बात मेरा करना चाहिए, सवाल इनको वही है कहना कि चाहिए कि इनकी प्राथमिकताएं इसीलिए क्या रहेंगी। ये उनको अगर समय देंगे उनसे सुनेंगे तो शायद दर्शक को समझ में आएगा कि ये जो छोटा सा सवाल इसी में, बहुत छोटा सा सवाल है मेरा। हम सारे लोग अगर सवाल एक साथ चलिए, एक ही सवाल है बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप उनको मौका हमें देना है। देना चाहिए। हमारे सिर्फ ये सवाल है कि जब बिजली का दाम इन्होंने कहा पिछली बार हमने घटाया, तो उन्हीं डिस्कॉम्स को जिसके खिलाफ ये कहते हैं हम बहुत सारी आवाजें उठा रहे हैं, उन डिस्कॉम्स को SC/ST वेलफेयर फंड दिल्ली सरकार के, उससे इन्होंने सब्सिडी दिया और तब जाके बिजली के दाम घटाए जी। तो अब क्या करेंगे आप, किस तरह से ये काम करेंगे, सिर्फ ये हम समझना चाह रहे थे जी। आपका भी कोई सवाल है सुनील चोपड़ा जी? तो एक मुझे साथ मैं मुझे मालूम है कि ये ऑडिट करेंगे जी उन कंपनीज का। नहीं आप और उसमें सवाल काफी पैसा निकलेगा। सवाल आपका कोई सवाल है? मेरा कोई सवाल है कि जल्दी ऑडिट कर लेना, लोग खुश हो आपकी सलाह है, आपका सवाल नहीं है आपका। जी डॉक्टर आसावंत जी। देखिए, आप जब जो पोस्टर्स में लिखा हुआ वहां एक सिंगल लाइन स्लोगन है जी, उसके पीछे काफी काम हुआ है, लोग तो उसी को देखते उसी हैं, को देखते हैं। जो ये 67 सीटें हैं उसी को देख के मिली है, उसके पीछे आपके तरह वो नहीं गए हैं। पर मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि उसके पीछे जाकर उसका एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और वो ब्लूप्रिंट पे जब हम काम करेंगे तो उसके नतीजे सबके सामने आएंगे। फॉर एग्जांपल, जो बिजली का है, इस स्लोगन में जो चीज़ नहीं स्पेसिफाई होती, जो हमारे मैनिफेस्टो में स्पेसिफाई होती है, वो एक सर्टन लेवल तक ही वो बिजली के दाम कम करे जाते हैं। उससे ऊपर पानी के लिए 20,000 लीटर्स तक है, उससे ऊपर जब कंजम्पशन होती है तब वो आपको बेनिफिट नहीं। आपने जो सेल वाली शर्तें आज आप मत लगाइए कि ये जो है 50% डिस्काउंट है और स्ट्रिक्ट डाल के कि शर्तें लागू, इसको मत बताइए। वो तो मैनिफेस्टो में है। नहीं, आप जानते हैं डॉक्टर जी साहब की मैनिफेस्टो का जो आपने प्रचार किया है दिल्ली भर में, उसको देख के उस उम्मीद से कि आप वो चीजें आप उनको 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे, उनके बिजली का आपने नहीं कहा है कि 500 से ऊपर होगा तो आप काम 10% करेंगे, 1000 से ऊपर होगा तो 5% करेंगे, तो 2000 से ऊपर होगा तो 2% करेंगे, 3000 होगा तो आपको हम नहीं करेंगे, आपने नहीं कहा है। तो आज आपसे जो सवाल है, जो आपके वादे हैं, उसको क्या आप उसको डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल, जो हमारे मैनिफेस्टो में है वो हम डिलीवर करेंगे, जैसे और पार्टीज करती हैं। और पार्टी नहीं करती है, उनके लिए घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो जो है वो झूठ का पुलिंदा है, आप जानते हैं। जैसे वो करती है, अगर आप ये कहते हैं कि जैसे और पार्टी करती है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि और पार्टियों ने, आपको पता है कि घोषणा पत्र चुनाव के समय में जारी किए जाते हैं मीडिया के सामने, फिर उसको कहां पे रखा जाता है, वो किस कचरे की तरह से वो बिकता है, और फिर अगले 5 साल के बाद शायद उसमें से कुछ फोटो और तस्वीरें परिवर्तित करने के बाद उसी घोषणा पत्र को आप रख देते हैं। तो क्या आप वही कह रहे हैं? आप भी वही करेंगे? आप कह रहे हैं और अन्य पार्टी जैसे करें? मैंने ये कब कहा? आपने कहा नहीं, आप बोलने नहीं देंगे। आप बोलिए, मैं तो ये कह रहा था जैसे करते हैं वैसा नहीं करेंगे, जो उसमें लिखा है उसको पूरा करेंगे। जो बिजली और पानी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ जो पिछली बार था, और उसी को लोग आज याद करते हैं। सब्सिडी आप कहां से देंगे अब? जी,
सर जी, जो इतना पैसा ये खा रहे उन्होंने करा हुआ है, जिसका ऑडिट नहीं करने दे रहे, वो ऑडिट ही करवाएंगे। और उस ऑडिट में गलती से एक ईमानदार ऑफिसर आ गया था जिसने वहां बताया हुआ है कि कितना मतलब मैनेजमेंट वहां हो रही है, कैसे ओवर बिलिंग हो रही है, जिससे कि वो अपना मुनाफा नीचे करके रखते हैं ये जो कंपनियां, उसको ही ऑडिट करके तो वहीं से निकल आएगा। पिछले जो 49 दिन का आपका शासन रहा दिल्ली में, तो उस दौरान में आप लोगों ने क्यों नहीं ऑडिट कराया? आप लोग लोकायुक्त का बहाना बना करके आप लोगों ने एक सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की ताकि आप शहीद कहलाएं और लोकसभा चुनाव में आपको उसका लाभ मिले। आप लोगों ने बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा लिया। आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस आपके अधीन में नहीं आती है, दिल्ली सरकार के अधीन में नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप ठीक 26 जनवरी से पहले राजपथ पर धरना पे बैठते हैं, जबकि आपको भी पता है कि आप एक कांस्टेबल का या एक हवलदार के ट्रांसफर करने के लिए आप इस मुद्दे पे बैठे थे। तो आप लोग बिल्कुल पॉलिटिकल हैं, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब आप चूंकि प्रचंड बहुमत मिल गया है, तो आपको अब मुद्दों पे बात करनी चाहिए और टाइम बाउंड समय निर्धारित करते हुए। 5 साल का समय उन्होंने मांगा है। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात 5 साल तो मांगा है, बिल्कुल 5 साल आपको मिले हैं। हाँ। लेकिन अगर आप लोगों ने 6 महीने के अंदर ही कुछ करके नहीं दिया, तो वही हश्न होगा जो मोदी जी का हुआ कि 8 महीने में कुछ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें तो उसी तरीके से भी 6 महीने बाद कसौटी पे वो जो कंप्लीट सवाल है, आप कहें हम उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे। अगर आ चूंकि आप खुद एक जैसा आप पहले भी धर्मानी साहब ने कहा कि आप खुद जानते हैं इन चीजों की प्लानिंग, कॉस्ट, रिसोर्सेज जो चाहिए। दिल्ली के बजट को देखें और आपके मैनिफेस्टो को देखें तो उसमें कहीं तारतम्य नजर नहीं आता है, कोई तालमेल उसमें नहीं है। तो इस तरह के साधन को आप कहां से इकट्ठा करेंगे? आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई काम कितने का बजट है दिल्ली? 8 महीने से जी अलग अलग जगह जाके जो दिल्ली डायलॉग के थ्रू इसके ऊपर काम हुआ है, उसका अभी बाकी बाहर किसी को अंदाजा नहीं है। जी इस चीज का पूरा ब्लूप्रिंट बना है। आपके पास साधन है इसको करने के लिए? जो सेपरेट कमेटी जिसने काम ही सिर्फ यही करा है। वो काम तो आपने मैनिफेस्टो बना के काम किया है। मैं मैनिफेस्टो पे सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मेरा सवाल है कि क्या दिल्ली के बजट को मैच करने वाले आपके प्रॉमिसेस हैं, या उससे ज्यादा आपने जो प्रॉमिस किया है वो उसको कहां से लाएंगे वो साधन? आप इसको प्रायोरिटी हमें बनाने दीजिए। ठीक है। डे 1 पे अगर आप ये चाहते हैं वो नहीं हम उसको बोल सकते जी। प्रायोरिटी वाइज इसको स्टेप वाइज करेंगे। एक डिफरेंस जो आया है, एक सर्टेन मैच्योरिटी पिछले एक्सपीरियंस से आई है। अरविंद केजरीवाल भी अब कहते हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे। वो जो एक बिल्कुल, तो अगर नहीं हुआ तो उसके लिए जिम्मेवार फिर नरेंद्र मोदी होंगे। अरविंद केजरीवाल प्रॉमिस करने के लिए है, डिलीवरी करने के लिए नरेंद्र मोदी को साथ लाएंगे। मैंने ये कब कहा? नहीं, आप कह नहीं रहे, लेकिन इसको कैसे, क्या इसको ऐसे ये जी सिर्फ एक लड़ाई झगड़े की तौर पे ना करके, नहीं ये मैं कोई ना, मैं आप कोऑपरेटिव वे में बात करें, बिल्कुल करें। मेरा इसीलिए सवाल है, और ये सवाल जो पूछ रहा हूं इसके पीछे सुनील चोपड़ा जी बहुत देर से आपके लगातार तमाम नहीं इसमें वर्क किया हुआ है, कैलकुलेशन किया हुआ है, तमाम चीजें मुझे तो मालूम है ना क्या। जी आपको मालूम है। मेरा सवाल ये है कि कोई भी काम आपकी इच्छा, आपकी नीयत अच्छी हो सकती है, आपकी इच्छा शक्ति भी हो, लेकिन उसके लिए साधन चाहिए होता है। साधन है, क्या वो साधन मौजूद है? अगर इस देश में भ्रष्टाचार बंद हो जाए इस इलाके में जी, तो आपका काम आधी कॉस्ट पे हो जाएगा जी। और जिस आदमी को बिना रिश्वत दिए काम करना है उसका आउटपुट उतना इंप्रूव होगा जी। तो पहले तो यही एक चीज है। दूसरा, ऑडिट करने में कितना कॉस्ट आता है? ऑडिट करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उतना देना पड़ेगा जितना ऑडिट में खाया गया है। तो ये चीजें बहुत इंटरलिंक्ड हैं जी। और आज हमारे देश की इकोनॉमी में इंटरलिंकेजेस हैं। और जहां मुझे मालूम है, प्रधानमंत्री ने भी आज केजरीवाल जी से कुछ थोड़ी बहुत बात की है, उसके भी इंटरेस्ट में है कि एकदम मैं आम आदमी पार्टी की सरकार को यहां पर तंग ना करूं। तो वो जितना अच्छा करेंगे दिल्ली की जनता के लिए अच्छा होगा। एक कदम रखा जाएगा तो फिर दूसरा भी रखा जाएगा। चलिए शिवाजी सरकार जी, आप भी आपने भी कुछ कैलकुलेशन किया है इनके मैनिफेस्टो के और दिल्ली के बजट को लेके? नहीं, मैंने जो कैलकुलेशन किया है और जो देखा है जी, उसके हिसाब से, और दिल्ली सरकार के जो सीमित अधिकार है
उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं मालूम किस तरह से वो डिलीवरी करेंगे। देखिए, वादे करना, सड़कों पे धरना करना एक अलग चीज़ है, पर जिन मुद्दों की बात हो रही है सिर्फ बिजली और पानी की ही हम अगर बात कर लें, और 20,000 लीटर पानी फ्री में देना, उसका जो कॉस्ट है, और खास करके उन हालातों में जबकि कि लगातार हर गवर्नमेंट की रेवेन्यूज घट रही है और वो कहते हैं हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट को कैसे ये घटाएंगे इन्होंने ये नहीं बताया है। इन्होंने प्रॉमिसेस अच्छे किए हैं, पर मुझे लगता नहीं है वादे तो इस देश में सियासी दल बहुत आनंद जी जानते हैं, इसका आनंद बहुत सालों तक उन्होंने उठाया है। नहीं, कांग्रेस पार्टी शिवाजी से वादों का ही आनंद उठाते अब तक उनको आनंद मिला है, सत्ता का आनंद जो है वादों पे मिला है अब तक। शिवाजी, आप क्योंकि इकॉनमी पर लिखते रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न मेरी तरफ उछाला है तो उसका जवाब भी नहीं, अगर ये केवल दिल्ली के संदर्भ में है, धर्मानी जी, अगर ये प्रश्न केवल दिल्ली के संदर्भ में है तो यहाँ पर हमारे बैठा हुआ तमाम पैनलिस्ट इस बात को जानता है कि पिछले 15 सालों में दिल्ली में जो काम हुआ वो बहुत ऐतिहासिक काम हुआ, लेकिन हाँ, कुछ एक मूलभूत जो प्रश्न थे उनको हम सही तरीके से उसका समाधान नहीं दे पाए। उसमें ऐतिहासिक घोटाले भी हुए। आप देखिए, निसंदेह अगर ये जनादेश है और आरोप थे तो जनादेश तो ये साबित करता है, लेकिन कानूनी तौर पर ये कहीं पे साबित नहीं हुआ, लेकिन जनादेश अब कानूनी तौर पे साबित करेंगे जिनकी सरकार बन रही है करते हैं जी। नहीं, इन्होंने, मैं कुछ और कह रहा था कि ये भी लोग देखेंगे कि शिवाजी क्योंकि इकॉनमी पे लिखते रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे आपने 20,000 लीटर पानी की बात कही, या इन्होंने कहा वैट का रेट भी कम करेंगे, और 500 स्कूल खोलना, 900 हॉस्पिटल पीएचसी खोलना, 2 लाख टॉयलेट खोलना बनाना, उनके लिए कोई कॉस्टिंग तो आपके दिमाग में होगी कि कितना बजट चाहिए। अब ये तो 34,000 करोड़ का बजट है पर एनम। 900 हॉस्पिटल आपने अगर कहा है, पीएचसी एक मिनट, 900 पीएचसी अगर आपने कहा है 5 साल में करना है वो नहीं 5 साल में करें, 5 दिन में करें, 5 महीने में करें, वो मैं कॉस्ट का बता रहा हूं मैं जी। अगर उसमें सिर्फ आप 5 आदमी लगाते हैं जी, तो 5 आदमी की सैलरी ही आज जो है 5 लाख रुपए से ज्यादा होगी, और उसके साथ जो पैराफर्नलिया कॉस्ट है दैट विल कम टू अराउंड 10 लाख रुपीज, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको देनी होगी, दवाइयां देनी होंगी, बहुत सारी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व है जी। और 15 × 12 × 5 कर लीजिए तो कितना आता है वो आप खुद समझ सकते हैं। इसी तरह से बिजली के दाम आपने कहा, बिजली का जब दिल्ली में इसका प्राइवेटाइजेशन किया गया था तब जिस दल ने प्राइवेटाइज किया था उस दल ने खुद इसका विरोध किया था, दल के लोगों ने, तो उसके बावजूद इसको प्राइवेटाइज किया गया, और प्राइवेटाइज करने के तुरंत बाद जो है दिल्ली सरकार ने उनकी सब्सिडी भी बढ़ाई, और सब्सिडी आपने भी बढ़ाई सब्सिडी। मैं सिर्फ ये कहना कि सिर्फ कांग्रेस ने बढ़ाई ये नहीं सही है, आपने भी उसकी सब्सिडी बढ़ाई, और लगातार जो है वो जिस तरह से प्राइसिंग बढ़ाते जा रहे हैं उसको किसी ने कम करने की कोशिश नहीं की, और आज भी इनको खुद पता है कि जिस तरह से या तो उसको पूरा आपकी सरकार जो है वो कहे कि पहले की तरह सारे डिस्कॉम्स को एबोलिश करके दिस विल बिकम ए बॉडी ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और वो करेंगे सारा काम। अगर उस तरह से वो करते हैं तो शायद थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर उसके लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए, और उसके लिए एक समस्या और आती है, क्योंकि दिल्ली के सारे चीजें दिल्ली सरकार के पास नहीं है, उसके लिए फिर केंद्र के पास जाना और केंद्र के साथ बातचीत करना, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं दिल्ली सरकार में। वस्तुतः एक्चुअली अगर कोई भी ऑनेस्ट गवर्नमेंट हो दिल्ली में, और जो बना है दिल्ली में, तो दिल्ली सरकार इज वर्चुअली शो पीस फॉर ऑल रीजंस। और यहां तो सबसे अच्छा ये होता कि आप ऑनेस्टली कहते कि आप दिल्ली सरकार को ही खत्म कर दीजिए, यहां सरकार की जरूरत नहीं है, यहां एक कॉर्पोरेशन के पावर्स जो है वो भी दिल्ली सरकार के पास नहीं है, तीनों कॉर्पोरेशंस के पास उससे ज्यादा पावर्स है। इसलिए आपका ये कहना है कि वो डिलीवर करेंगे, दैट्स व्हाई वी वांट द ब्लूप्रिंट टू नो। जी, बनाया हुआ है। चलिए ये ब्लूप्रिंट जो बात आप सुन रहे हैं, चोपड़ा जी को कैसे मालूम है बनाया हुआ है? नहीं, जो चीजें चोपड़ा जी नहीं तो बनाया है जी। आप डॉक्टर साहब ये जो है जो सवाल उठ रहे हैं ये स्वाभाविक सवाल है, समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी में, और ये डिलीवरी ममता बनर्जी का है। आपको लगता है कि हम ओवर बर्डन आपको कर रहे हैं, आज तो जीत हुई है, अभी तो प्रायोरिटी तय करनी है, लेकिन ये सवाल जो आपने वादे किए हैं, जो प्रचंड बहुमत है, उससे जुड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन
मुझे नहीं मालूम कि जी साथी अरविंद केजरीवाल डिलीवर करेंगे, आपको ये उम्मीद है? उम्मीद है। और मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जी। ये आप इतने हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं जी। मतलब हमें तो एक्सपीरियंस है, हम अम्बाला में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल रन करते हैं। क्या उसकी कॉस्ट आती है? ये जो इतनी हाई इन्फ्लेटेड कॉस्ट्स गवर्नमेंट में बोली जाती हैं, रियली इसकी कोई जरूरत नहीं होती। हम तो अगर मिनिमम सही पे बता नियत रहे से- हैं। इनको बोलने दीजिए जी। इनको बताने दीजिए। वो तो मिनिमम पूछ रहे हैं कि मिनिमम पे मिनिमम बता क्या रहे है हैं कि आपका दिस विल बी द experience? कॉस्ट। जी, अभी। नहीं, अभी तो पीएचसी की बात हो रही है। पीएचसी को बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए? वो बहुत कम चाहिए। Exactly. और ये 5 लाख रुपए की सैलरी की जो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से 5 लाख रुपए की सैलरी बोल रहे हैं। जी। इतनी कॉस्ट नहीं आती। आपके हिसाब से मैं तो- कितने कॉस्ट आता होगा? अगर एक कैलकुलेशन आपने किया होगा? नहीं, मैंने वो नहीं किया, कैलकुलेशन नहीं किया, चलिए, वो तो चलिए। पार्टी में किया। चलिए, पर दूसरा अगर आप एक- मेरे को आप अभी 14 लाख 2 मिनट देंगे, मैं बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये 14 चलाना लाख- आता है। चलिए, मैं कर लीजिए डेली आप। चलाता चलिए, हूँ। नहीं, चलिए 14 आप लाख कर लो, अच्छा 14 रहेगा। लाख नए पाइप वाटर कनेक्शन की बात आप कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं कि हालांकि ये जरूरी है, बेहद जरूरी है कि हर घर में कम से कम पीने का पानी मिले। एक वो मौलिक चीज है जिसकी आवश्यकता हर नागरिक को है। लेकिन वही है कि ये चाहिए तो सबको। आपने वादा भी किया, आप डिलीवर करने की बात भी कह रहे हैं। क्या ये डिलीवरेबल है 5 साल में? डिलीवरेबल नहीं होता ना, तो आप नहीं कहते? नहीं कहते। चलिए चलिए चलिए, एक लेकिन दिलीप बात है जी। यहाँ पर हमको एक बात समझनी चाहिए। देखिए, ठीक है, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा है और हम उम्मीद भी करते हैं कि दिल्ली की जनता को पानी की समस्या से निदान मिले। लेकिन हमको ये समझना चाहिए जी। कि दिल्ली में यमुना जी हैं जो हरियाणा से निकल करके आती है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। जी। और राजनीति में तो राजनीतिक होकर के भी चीजों को रखना पड़ता है हर जगह अड़ करके। जी। जैसे कि पिछले साल हमने 26 जनवरी में अरविंद केजरीवाल जी के रुख को देखा, तो हमको ये शंका है कि किस तरीके से ये दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान करेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न का इनको जवाब ढूंढना ही पड़ेगा। जी चलिए, इस पे मैं थोड़ा सा बता दूं, जी, क्योंकि इसके बारे में मुझे थोड़ा सा मालूम है। देखिए, जो हरियाणा से पानी आना है, जैसे ही एग्जिट पोल आए उसके बाद वहाँ की बीजेपी सरकार ने नीति आयोग की मीटिंग में वहाँ सीएम खट्टर साहब ने कह दिया कि हरियाणा पे डिपेंड ना करें, अकेले हरियाणा पे डिपेंड ना करें। तो वो तो एकदम बदल दिलीप जी गए। देखिए, पर एक समय था हरियाणा में ही कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में ही दिल्ली की सरकार थी। लेकिन दोनों ही राज्य सरकारों को भी ये दबाव रहता है, क्योंकि उनको भी किसानों को चलिए, सिंचाई तो के ये पानी कई से और व्यवस्था- पहलुओं पे हम चर्चा कई तरह करते के रहेंगे। दबाव भी लेकिन होते हैं, आनंद हमको ये साहब, समझना जो चाहिए। और दो सवाल है हमारे पास, चूंकि समय कम है, और दो अहम सवाल है। क्या यहां से बीजेपी सबक लेके आगे अपने राह को आसान बनाने का प्रयास बीजेपी करेगी, या जो उस पार्टी के नेतृत्व पे या पार्टी के कई ऐसे रणनीतिकार हैं जिन पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के इस स्थिति की या उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, उससे भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी का करंट नेतृत्व जो है उससे बाहर निकाल के आगे ले जाने में कितना कामयाब होगी, ये सवाल है। और दूसरा सवाल है कि क्या राहुल गांधी हटाओ मुहिम यहां से फिर से एक बार तेज होगी? क्या प्रियंका लाओ मुहिम होगी? कांग्रेस में क्या होना है? ये दो अहम सवाल है इस चुनाव परिणाम के एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं सवेरे से इस मतदान, जो मतदाता का फैसला है दिल्ली के, उसके क्या परिणाम, सियासी परिणाम या क्या क्या असर हो सकते हैं। धर्मानी जी, कांग्रेस पार्टी के लिए जो होगा हम आनंद रावत से पूछ लेंगे। आपसे सवाल है कि बीजेपी के जो रणनीतिकार है या बीजेपी के जो नेतृत्व है या बीजेपी को जो आज नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करने के लिए पार्टी, आपको लगता है कि उनकी तैयारी है, वो इससे सबक लेंगे? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे को मालूम नहीं कि वो बीजेपी की क्या सोच है, लेकिन उनको सबक लेना चाहिए। सबक लेना चाहिए, लेंगे या नहीं आप नहीं लेंगे, ये तो समय बताएगा। शिवाजी सरकार जी, आपको लगता है जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस बात को लेके गंभीरता से सोचेंगे भी और इस पे कार्रवाई भी करेंगे कि आगे इस तरह से चीजें ना हो,
जिससे कि सियासी नुकसान इस तरह का हो? देखिए, मैं बीजेपी के अंदर क्या सोच है मैं नहीं जानता, पर जिस तरह के हालात हुए हैं और जिस तरह के बीजेपी के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है जी चुनाव से पहले ही, तो उससे मुझे लगता है कि उनमें ये चिंता काफ़ी गंभीरता से है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देंगे जी तो शायद पार्टी का आगे का भविष्य जो है वो उतना सुनहरा न रहे जितना कि अभी तक रहा है। जी इसलिए वो कई चीज़ों पे मुझे लगता है वो मंथन करना तो उन्होंने शुरू कर दिया है, ऑफिशियली शायद आगे करें जी। और करने के बाद मुझे लगता है कि उनको करेक्टिव स्टेप्स जो है वो भी उनको लेना पड़ेगा। और किस तरह से वो दिल्ली में संघ की भी अहम भूमिका होती है। नहीं, दिल्ली में नहीं, पूरे देश में संघ की अहम भूमिका रहती है जी। और मुझे लगता है कि वर्तमान चुनाव में भी जिस तरह से चुनाव को लड़ा गया और जिस तरह से किया गया और माननीय मोहन भागवत जी ने जिस तरह से उस पर अप्रत्यक्ष रूप से भी बोला है, उससे मुझे लगता है कि संघ में भी इस बात की बहुत चिंता है। और सबसे बड़ी चिंता मुझे लगता है इस बात की है जी कि जिस तरह से नेतृत्व और जो सामान्य वर्कर है उसके बीच में जो खाई पैदा हुई है, उस खाई को कैसे पूरा किया जाए और जो फीडबैक का मैकेनिज्म था, जो कम्युनिकेशन बैरियर्स क्रिएट हुए हैं, उसको कैसे खत्म किया जाए और करके पहले की तरह पार्टी को एक सजग और सशक्त बनाया जाए, वो चिंतन तो उनमें है। अब उतना, क्योंकि एक चीज जो है कई लोगों ने जो कहा है और कई लोगों ने से मैंने जो सुना और देखा भी कुछ चीजों में कि बीजेपी के एमपी जो है वो भी सीधे मंत्रियों से बात नहीं कर सकते हैं जी। उसके अलावा एक मुख्यमंत्री जब आए यहाँ दिल्ली में, एक मंत्री से, सीनियर मंत्री से वो मिलने गए और वो जिस प्रकार से उनको अनदेखा करके टेलीफोन पे बात करते रहे और वो मुख्यमंत्री वहां से चले गए, ये कई चीजें ऐसी हुई हैं इस दौरान जिससे लगता है कि पार्टी जो है कहीं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस से पार्टी को बाहर आना पड़ेगा और पार्टी जब उससे बाहर आएगी और पार्टी के हर लेवल पे जब संवाद को पुनः स्थापित करेगी तभी जाके इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि देखिए, अभी दिल्ली तो एक टेस्ट केस रहा इस वक्त और उस टेस्ट केस में जैसा भी रिजल्ट रहा वो सामने हो चुका है, पर अब इससे बड़ा जो टेस्ट है वो यूपी में है, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में होना है। तो ये सारी जगह वो किस तरह से करेंगे? पूर्वोत्तर का पूरा क्षेत्र पड़ा हुआ है जहां बीजेपी को अपना प्रसार करना है जी। तो वो सारी चीजें तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये बुनियादी सवाल जो है उसको पार्टी एड्रेस ना करे। और मुझे लगता है कम से कम बीजेपी में एक सशक्त व्यवस्था है, संघ के साथ मिलके भी है और बीजेपी के अपने अंदर भी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है इस आज के जो है उन सारी चीजों पर गहन चिंतन करके ये सारे जितने भी सुधार जिस प्रकार से भी करना है वो करेंगे और करने के बाद ही तभी उनको लाभ मिल सकेगा। अगर क्योंकि बहुत सारी चीजें हम अगर पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बीजेपी की बात है। आनंद रावत जी, कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार एक फ्री फॉल की स्थिति है, लगातार गिरावट है और जो भी बातें कांग्रेस पार्टी में हो रही है या तो उसको लगता है कि उस पर कोई आप कठोर जो होता है सिर्फ विचार आते हैं, कुछ मंथन चिंतन होता है, लेकिन कार्रवाई के रूप में आगे नहीं बढ़ पा रही। यही कारण है कि आपको लगता है कि ये स्वाभाविक फॉल है, यहां से इंप्रूवमेंट आपका होगा? बिल्कुल, ये जो जनादेश है ये स्पष्ट इस तरफ इशारा कर रहा है कि हम लोग जो पिछले 8 महीने से संगठन को कसने की बात कर रहे थे उसके परिणाम अभी नहीं दिख रहे हैं। तो नेता, नेतृत्व और नीति पे कोई उस पे बदलाव की आप जरूरत महसूस अभी नहीं कर रहे? यहाँ पर हमारा ये मानना है, जैसे दिल्ली प्रदेश की अगर हम बात करें तो साल भर पहले अरविंदर सिंह लवली जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया तो उनको अपनी कार्यकारिणी गठित करने का समय नहीं मिल पाया और आज इस परिणाम के मद्देनजर उन्होंने इस्तीफे की भी पेशकश की है, माकन जी ने भी और चाको साहब ने भी जो हमारे प्रभारी थे जी। लेकिन उनको संगठन में पूरा अपना मजबूत करने के लिए उनको पूरा समय नहीं मिल पाया और मैं समझता हूं कि यहाँ से परिवर्तन की शुरुआत होगी जी, परिवर्तन होगा कांग्रेस पार्टी में।
नहीं, हमको संगठन में सुधार करने की जरूरत है। परिवर्तन जैसा शब्द तो बहुत कठोर है, सुधार नीति करने को की नेता आवश्यकता की है। बदल नीति को नेता को नेतृत्व को बदलने की जरूरत है। देखिए, नीतियां कांग्रेस की आज इन 65 वर्षों का जो चाहे केजरीवाल जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो इन 65 सालों में जो भी तरक्की हुई है वो अधिकतर क्योंकि राज्य उसमें कांग्रेस का रहा। अगर हम दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 15 साल हमारी सरकार रही और 15 साल में जो विकास हुआ वो कांग्रेस की नीतियों की वजह से ही संभव हो पाया, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां हमेशा जनता को अधिकार देने की बात करती है। लेकिन कहीं पर कुछ चूक रह गई होगी तो वहां पर सुधार किया जाएगा। जी, चलिए आखिरी सवाल आपसे है सुनीत चोपड़ा जी। इसके सियासी बिहार में चुनाव होने हैं, बिहार में और आप वाम दल खास करके लगातार इस मौके के जो सियासी मौका आपको मिलता है उसको आप तलाश करते रहते हैं कि किसी तरह से अपने जो खोई हुई सियासी जमीन है, जो चाहे वो सेकुलरिज्म के नाम पे चाहे एंटी मोदी के नाम पे, इस फोर्स को आप इकट्ठा करने की बात करते रहते हैं। यही कारण है कि आपने दिल्ली में भी उन्हें समर्थन दिया है। तो क्या यहां से जो आपकी कवायद थी, थर्ड फ्रंट जो चुनाव से पहले नहीं बन पाया, जनता परिवार जो बनने से पहले बिखर गया, एक फिर से कोशिश करेंगे आप? कुछ क्यों नहीं करेंगे? क्या कोशिश होगी? कोशिशें कई होती हैं। अभी अभी हमारे बिहार में जी हमारी स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई है जी, हमारे नए स्टेट सेक्रेटरी आए हैं, यंग मैन अवधेश कुमार। तो मेरा ये कहना है कि काफी परिवर्तन भी होंगे और हमारे यहाँ ये नहीं होता कि लोग इतने पदग्रस्त हो जाते हैं कि उनको हटाओ तो वो भागी जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। लोग जो हमारे सिद्धांत हैं वो हमें जोड़े रखते हैं इस लड़ाई में। और इसी तरह हमने पूरे वाम क्या करेंगे क्या करने जा रहे हैं? पहला काम है कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और उसकी जो कमियां खामियां ढील है उसको टाइट करेंगे। जब हम अपने काम को बेहतर करेंगे तो फिर और वामपंथी और जनवादी शक्तियों को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। और जब ऐसी परिस्थिति होती है कि एक ताकत जुड़ जाए और जनता का विश्वास जीतने का काम हो जाए, चलिए तो परिवर्तन स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया ये कह के कि बीजेपी को रोकना है, नरेंद्र मोदी को रोकना है। क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आम आदमी पार्टी आपको पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय में समर्थन दे? हमारा ये कहना है, सवाल का जवाब दें। आम आदमी पार्टी इस वक्त पश्चिम बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है जी। जब हम उस पानी पे आएंगे तो ब्रिजेस भी बन जाते हैं। मेरा ये कहना है अभी उधर पानी वो नहीं है। आप एक्सपेक्ट करेंगे? हमें नहीं है। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा दिलीप जी। सामान्य रूप से जो सीपीएम और सीपीआई है जी, ये अपने बलबूते पे कम बढ़ते हैं, दूसरों के बलबूते पे ज्यादा बढ़ते रहे हैं, पहले भी आगे भी हम ऐसे नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अपने बलबूते पे ना बढ़ते होते तो 35 साल बंगाल की सरकार चलती। क्या बात कर रहे हैं? गुंडागर्दी की वाइंड अप करने का समय आ गया है, वाइंड अप करने का समय आ गया है। आखिरी सवाल डॉक्टर आम आदमी पार्टी के नेता से कि आपको तृणमूल कांग्रेस ने भी वहां से समर्थन भेजा, सीपीएम ने भी समर्थन भेजा, वहां चुनाव होने हैं, आप खुद जाएंगे, उनके साथ लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे या उनको अभी आप समर्थन भेजेंगे? नहीं, इनका झाड़ू तो सब जगह चलना चाहिए। इस बारे में पार्टी ने कोई राय नहीं बनाई, उन्होंने समर्थन दिया, उसको स्वीकार किया, उसको उसके लिए धन्यवाद देते हैं, वो तो समझ में आता है। लेकिन यहां से रणनीति पार्टी की क्या हो सकती है? चलिए, अभी तक तो पार्टी की रणनीति यही रही है कि हमने कहीं भी किसी भी और पार्टी के साथ मिलकर कहीं भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कहीं किसी को समर्थन नहीं दिया। जी, समर्थन लिया है, स्वीकार किया है, समर्थन लिया है, कांग्रेस का भी लिया है सरकार बनाने के लिए, और अभी इतने सारी पार्टियों का लिया है। आपको लगता है ये डेट जो है ये सूद दिलीप जी कहीं मांगा था क्या? मतलब कहीं नहीं मांगा था, इसलिए कहीं देने का सवाल भी नहीं है। पर जहां बिल्कुल गलत था, जहां इमाम बुखारी जी का समर्थन था, वहां क्लियरली उसको चलिए फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र धर्मानी जी, डॉक्टर आशावन जी, आपका साथ साथ आनंद रावत जी और शिवाजी सरकार जी, सुनीत चोपड़ा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।